सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं प्रीति सिंह। बुलेटिन में आज नजर तमाम बड़ी और अहम खबरों पर। राज्यसभा सभापति एम वेंकैया नायडू ने विभाग संबंधी स्थायी समितियों में रिक्त पदों पर 65 राज्यसभा सांसदों को मनोनीत कर दिया है। देंगे विस्तार से इसकी जानकारी। चीन के साथ तनाव के बीच भारत एक के बाद एक कड़े फैसले ले रहा है। क्या है ताजा कदम, दिखाएंगे खबर। वहीं भारत और चीन के बीच सीमा मसले को लेकर राजनयिक और सैन्य स्तर पर बातचीत का सिलसिला जारी है और आगे की वार्ता के लिए जल्दी WMCC की बैठक भी आयोजित की जाएगी। साथ ही भारत और बांग्लादेश के बीच कारोबारी सहयोग में एक नया आयाम जुड़ा है। इसके अलावा एयर इंडिया के पायलटों की सैलरी कटौती के मामले में केंद्र सरकार ने अहम फैसला लिया है। इस पर भी होगी नगाह। कोरोना से जुड़ा ताजा अपडेट, देश दुनिया, बाढ़ और मौसम का हाल भी। तो आइए शुरू करते हैं विस्तार से खबरों का सिलसिला। राज्यसभा सभापति एम वेंकैया नायडू ने विभाग संबंधी स्थायी समितियों में रिक्त पदों पर 65 राज्यसभा सांसदों को मनोनीत कर दिया है। इनमें नवनिर्वाचित सांसदों के साथ मनोनीत पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई और कुछ दिन पहले चुने गए अरुण सिंह और सुधांशु त्रिवेदी जैसे नामों समेत 8 महिला सदस्य भी शामिल हैं। इनमें 19 सांसद राज्यसभा के तहत आने वाली समितियों के सदस्य बने हैं, जबकि बाकी लोकसभा के तहत आने वाली समितियों में शामिल हैं। इनमें वो नाम भी शामिल हैं जिन्होंने अभी शपथ नहीं ली है। समितियों की बैठक में वो शपथ के बाद ही शामिल हो सकते हैं। सबसे अधिक 6 सांसद ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति और 5 सांसद सामाजिक न्याय और अधिकारिता और शहरी विकास संबंधी समिति में मनोनीत किए गए हैं। ये नियुक्तियां 22 जुलाई से प्रभावी मानी जाएंगी। पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा रेल संबंधी और पूर्व रक्षा मंत्री शरद पवार संसद की रक्षा संबंधी स्थायी समिति के सदस्य बनाए गए हैं। राज्यसभा के पूर्व उपसभापति हरिवंश कृषि संबंधी समिति में, जबकि वरिष्ठ सांसद तिरुचि शिवा परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी समिति के सदस्य बने हैं। मनोनीत सांसद पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को विदेश मामलों की समिति का सदस्य बनाया गया है। इसी तरह पूर्व रेल मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे वाणिज्य संबंधी समिति, दिग्विजय सिंह शहरी विकास और KTS तुलसी ऊर्जा संबंधी समिति के सदस्य बने हैं। पूर्व रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी को गृह कार्य संबंधी समिति और पूर्व केंद्रीय मंत्री शिबू सोरेन को कोयला और इस्पात संबंधी समिति का सदस्य बनाया गया है। महासचिव राज्यसभा देश दीपक वर्मा की ओर से संसदीय बुलेटिन में समितियों के गठन से संबंधित सूचना जारी की गई। उद्योग समिति में पिल्ली सुभाष चंद्र बोस और विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण संबंधी समिति में महाराजा संजाओबा लेशंबा को सदस्य बनाया गया है। मानव संसाधन संबंधी समिति में 4 बड़े नेताओं M थम्बीदुरई, भुवनेश्वर कलिता, ज्योतिरादित्य सिंधिया और GK वासन को जगह दी गई है। वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति में प्रियंका चतुर्वेदी, मल्लिकार्जुन खड़गे, मौसम नूर और दीपक प्रकाश को मनोनीत किया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी समिति में इंदुमाला गोस्वामी और वशिष्ठ नारायण सिंह, कार्मिक लोक शिकायत विधि और न्याय संबंधी समिति में अभय भारद्वाज, राजेंद्र गहलोत, KR सुरेश रेड्डी और दीपेंद्र सिंह, जबकि परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी समिति में तिरुचि शिवा और KC वेणुगोपाल के नाम शामिल हैं। डॉक्टर फौजिया तहसीन अहमद और रूपा गांगुली को खाद्य और उपभोक्ता मामले संबंधी समिति का सदस्य बनाया गया है। लोकसभा से संबंधित समितियों में रसायन और उर्वरक में 3 सांसदों P सेल्वारासु, AD सिंह और K वनलालवेना, कोयला और इस्पात में वेंकटरमन राव, मोपी देवी और शिबू सोरेन को सदस्य बनाया गया है। रक्षा संबंधी समिति में प्रेमचंद गुप्ता, शरद पवार और राजीव सताव सदस्य बने हैं। ऊर्जा संबंधी समिति में 6 सदस्य अजीत कुमार भुइया, मुजीबुल खान, JM लोखंडवाला, नबाम रेबिया, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी और KTS तुलसी शामिल हैं। वित्त समिति में एलामारम करीम, IT में शक्ति सिंह गोहिल और परिमल नथवानी, श्रम संबंधी समिति में नीरज डांगी, दुष्यंत गौतम, विवेक ठाकुर और पेट्रोलियम समिति में डॉक्टर भगवत कराड़ को शामिल किया गया है। संसदीय समितियों में काफी अहम रेलवे में पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा, उदयन राजे भोसले, नरहरि अमीन और फूलो देवी नेताम को शामिल किया गया है। ग्रामीण विकास संबंधी समिति में इरन्ना कराड़ी, वानवी राय खरलुखी, सुजीत कुमार और KP मुनुसामी को शामिल किया गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता समिति में रमीलाबेन बारा, बिस्वजीत डिमरी, अशोक गस्ती, ममता मोहंता, रामनाथ ठाकुर शामिल हैं, जबकि शहरी विकास संबंधी समिति में अयोध्या रामी रेड्डी अल्ला, सुब्रत बख्शी, रामचंद जांगड़ा, दिग्विजय सिंह और डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी शामिल हैं। जल संसाधन में NR इलेंगो, अरुण सिंह और सुभाष चंद्र सिंह को सदस्य बनाया गया है।
राज्यसभा सभापति एम वेंकैया नायडू ने बीजेपी सांसद विनय पी सहस्त्रबुद्धे को मानव संसाधन विकास संबंधी संसदीय स्थायी समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया है। उनकी नियुक्ति 22 जुलाई से प्रभावी होगी। अरविंद कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। लोकसभा की आवास समिति की बैठक में सांसदों की नई आवास योजना समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। सांसद सीआर पाटिल की अध्यक्षता वाली आवास समिति के समक्ष केंद्रीय आवासन और शहरी मामलों के सचिव और महानिदेशक, सीपीडब्ल्यूडी और महानगर टेलीफोन निगम के सीएमडी ने प्रस्तुति दी। समिति की बैठक में राजधानी में डॉक्टर बीडी मार्ग पर बन रहे सांसदों के 76 आवासीय भवनों के निर्माण की स्थिति, बाबा खड़क सिंह मार्ग पुनर्निर्माण परियोजना पर चर्चा हुई। समिति ने साउथ एवेन्यू और नॉर्थ एवेन्यू के सांसदों के मकानों की पुनर्विकास योजना के दूसरे चरण का जायजा भी लिया। साथ ही 17वीं लोकसभा के सांसदों को आवंटित आवास की स्थिति पर भी चर्चा की। 2020-21 के लिए 25 जून को गठित समिति की ये पहली बैठक थी। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के साथ तनाव के बीच भारत एक के बाद एक कड़े फैसले ले रहा है। ताजा फैसले में केंद्र ने राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सामान्य वित्तीय नियम 2017 में संशोधन किया है। इसके तहत उन देशों के बोलीदाताओं पर पाबंदी लागू होगी जिनकी सीमा भारत से सटती है। इसका सीधा असर चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल जैसे देशों पर होगा। हालांकि कुछ सीमित मामलों में छूट दी गई है, जिसमें कोरोना वायरस वैश्विक महामारी की रोकथाम के लिए चिकित्सा आपूर्ति की खरीद को शामिल किया गया है। केंद्र सरकार ने सामान्य वित्तीय नियम 2017 में संशोधन किया है। इस फैसले के बाद भारत के साथ सीमा साझा करने वाले देशों के किसी भी बोलीदाता को खरीद में बोली लगाने के लिए पंजीकृत होना जरूरी होगा। इसके लिए पंजीकरण समिति का भी गठन किया जाएगा। इसके अलावा विदेश और गृह मंत्रालय से भी मंजूरी लेना जरूरी होगा। नया नियम सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों, स्वतंत्र निकाय और सरकारी निजी भागीदारी से जुड़ी सभी परियोजनाओं पर लागू होगा, जिसमें सरकार वित्तीय मदद करती है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को भी ऐसा करने के निर्देश दे दिए हैं। भारत सरकार ने राज्य सरकारों और राज्य उपक्रमों आदि द्वारा खरीद के मामले में इस आदेश के क्रियान्वयन को लेकर संविधान के अनुच्छेद 257(1) का उपयोग करते हुए राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है। राज्य सरकारों की खरीद के मामले में उचित प्राधिकरण का गठन राज्य करेंगे, लेकिन राजनीतिक और सुरक्षा मंजूरी जरूरी बनी रहेगी। कुछ मामलों में छूट दी गई है। इसमें कोविड-19 वैश्विक महामारी की रोकथाम के लिए 31 दिसंबर तक चिकित्सा सामानों की आपूर्ति के लिए खरीद शामिल है। सरकार ने अलग आदेश में उन देशों को पूर्व पंजीकरण से छूट दी है जिन्हें भारत सरकार की तरफ से ऋण सुविधा या विकास संबंधी सहायता उपलब्ध कराई गई है। सरकार के नए आदेश के मुताबिक नया प्रावधान सभी निविदाओं पर लागू होगा। जिन निविदाओं को पहले ही आमंत्रित किया जा चुका है या वो पात्रता के मूल्यांकन का पहला चरण पूरा नहीं हुआ है, जिन बोलीदाताओं का पंजीकरण नहीं है, उन्हें पात्र नहीं माना जाएगा। अगर ये चरण पूरा हो गया है, निविदा रद्द की जाएगी और नए सिरे से प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ये प्रावधान निजी क्षेत्र द्वारा खरीद पर लागू नहीं होता है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। भारत और चीन के बीच सीमा मसले को लेकर राजनयिक और सैन्य स्तर पर बातचीत का सिलसिला जारी है और आगे की वार्ता के लिए जल्द ही WMCC की बैठक भी आयोजित की जाएगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने इस बारे में जानकारी दी है। अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि WMCC की बैठक में दोनों देशों के सैनिकों के पूर्व निर्धारित जगह पर जाने की समीक्षा की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत एक तरफा तरीके से किए गए किसी भी परिवर्तन को स्वीकार नहीं करेगा। भारत को उम्मीद है कि चीन इस मसले पर दोनों देशों के सीमा मामलों के विशेष प्रतिनिधियों के बीच हुई बातचीत के दौरान लिए गए निर्णयों को सुचारू रूप से लागू करेगा। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो की टिप्पणी को लेकर अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि भारत और चीन दोनों ही दुनिया के महत्वपूर्ण देश हैं, इसलिए सभी देशों की निगाहें भारत चीन सीमा से जुड़ी गतिविधियों पर हैं। अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि अमेरिकी विदेश मंत्री को इस बारे में स्थिति से अवगत कराया गया है। I have already conveyed that we are engaged on the issue of peace and tranquility on our borders with China. We are talking to them through established diplomatic and military channels. Now, since India and China are both permanent countries, there is this issue has attracted interest all over the world. What I can say is that as part of our diplomacy, we are engaged with those interested to convey our viewpoint. विदेश मंत्रालय ने कुलभूषण जाधव मामले पर विस्तार से सरकार का पक्ष रखा। जाधव और पाकिस्तान में बुद्ध की मूर्ति तोड़ने के मामले पर मंत्रालय ने उसे खरी खरी सुनाई। पाक सरकार की ओर से कुलभूषण जाधव के लिए वकील नियुक्त करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाने पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत को उपलब्ध प्रभावी उपाय के लिए पाकिस्तान ने सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। ये ICJ के फैसले और उसके अपने अध्यादेश के उल्लंघन का मामला है।
the whole exercise of not providing documents as requested by us, of not providing unhindered, unimpeded and unconditional consular access, as well as some of the reported unilateral action of recently approaching the High Court, all of it again exposes the complete farcical nature of Pakistan's approach. Pakistan has blocked all avenues for an effective remedy available to India. Now, Pakistan stands not only in violation of the judgment of the ICJ, but its own ordinance. And in this light, India reserves its position in the matter, including its right to avail of further remedies. केंद्र सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक और बड़ा फैसला लिया है। भारतीय सेना में महिला अधिकारियों की बड़ी भूमिका निभाने का रास्ता प्रशस्त हो गया है। सेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने को लेकर सरकार ने गुरुवार को औपचारिक स्वीकृति पत्र जारी कर दिया है। ये आदेश जज एंड एडवोकेट जनरल और आर्मी एजुकेशनल कॉर्प्स के वर्तमान वर्गों पर भी लागू होगा। सेना में महिलाओं के स्थायी कमीशन के लिए स्थायी चयन बोर्ड के संचालन के लिए प्रारंभिक तैयारी की एक श्रृंखला निर्धारित की गई है। सभी एसएससी महिला अधिकारियों की ओर से विकल्प का उपयोग और दस्तावेजी कार्यवाही पूरी होते ही चयन बोर्ड अनुसूचित हो जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय सेना महिला अधिकारियों सहित सभी कर्मियों को राष्ट्र की सेवा के समान अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। एयर इंडिया के पायलटों की सैलरी कटौती के मामले में केंद्र सरकार ने अहम फैसला लिया है। एयर इंडिया ने गुरुवार को ट्वीट करके जानकारी दी कि केंद्रीय उड्डयन मंत्रालय के साथ हुई बैठक में यह तय किया गया कि अन्य एयरलाइनों की तरह इसके किसी कर्मचारी की नौकरी नहीं छीनेगी। एयर इंडिया ने ट्विटर पर कहा है कि किसी भी श्रेणी के कर्मचारी के मूल वेतन, महंगाई भत्ता और एचआरए में कोई कटौती नहीं की जाएगी। कोविड-19 की वजह से एयरलाइन की मुश्किल वित्तीय स्थिति के चलते भत्तों को तर्कसंगत करने का निर्णय करना पड़ा। इसमें कहा गया है कि चालक दल के सदस्यों को उड़ान के घंटों के आधार पर भुगतान किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुरुवार को मणिपुर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के विकास में पूर्वोत्तर इंजन की भूमिका निभा सकता है और पूर्वोत्तर के मजबूत होने से देश की एक्ट ईस्ट नीति को भी बढ़ावा मिलेगा। कार्यक्रम में राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला, मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी हिस्सा लिया। कोरोना संकट के दौर में भी देश ना रुका, न थमा है और न ही थका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को ये बात कही। मौका था मणिपुर जलापूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी जाने का। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि जब तक कोरोना के खात्मे के लिए वैक्सीन नहीं आती, तब तक कोरोना के खिलाफ मजबूती से लड़ना है और विकास कार्यों को भी पूरी ताकत से आगे बढ़ाना है। लॉकडाउन के दौरान मणिपुर के लोगों के लिए जरूरी इंतजाम हो या फिर उनको वापस लाने के लिए विशेष प्रबंध राज्य सरकार ने हर जरूरी कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मणिपुर के करीब 25 लाख परिवार 25 लाख गरीब भाई बहनों को, यानी करीब करीब 5 लाख परिवार समझ लीजिए या 6 लाख परिवार समझ लीजिए, इन गरीब भाइयों बहनों को मुफ्त अनाज मिला है। परियोजना के तहत मणिपुर के 16 जिलों के 2,80,756 परिवारों के घर तक जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। मणिपुर जलापूर्ति परियोजना को अगले 20 से 22 साल तक की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है और इसके जरिए लाखों लोगों को पीने का साफ पानी उपलब्ध होगा। साथ ही हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। रोडवेज, हाईवेज, एयरवेज, वाटरवेज और आईवेज, इसके साथ साथ गैस ग्रिड, गैस पाइपलाइन का भी आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑप्टिकल फाइबर का नेटवर्क का इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर ग्रिड की व्यवस्था, ऐसे कनेक काम नॉर्थ ईस्ट में एक प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल बिछाया जा रहा है। बीते 6 साल में पूरे नॉर्थ ईस्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर पर
हजारों करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। जल आपूर्ति परियोजना की आधारशिला रखते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर एक तरह से पूर्व एशिया के साथ के भविष्य का प्रवेश द्वार है और इसी सोच के साथ मणिपुर समेत पूरे पूर्वोत्तर में संपर्क से संबंधित बुनियादी ढांचे पर जोर दिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सुबह 9 बजे में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मम्मी, पापा आ गए। एक गर्मा गर्म चाय हो जाए। जी नहीं, बाहर से आए हो ना, भूल गए नई शुरुआत? तो पहले नहा धोकर कपड़े बदलो, उसके बाद चाय। ओ हाँ बिल्कुल, ये तो जरूरी है। यही वो वक्त है जब हम इन बातों को रोज की आदत बनाकर जिंदगी की एक नई शुरुआत करें, क्योंकि लॉकडाउन तो एक दिन हट जाएगा पर कोरोना यहीं रहेगा। कोरोना को देनी है मात, तो इन जरूरी बातों के साथ करनी होगी एक नई शुरुआत। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। और अब बात कोरोना और उससे जुड़े अपडेट की। केंद्र और राज्य सरकारों के समन्वित प्रयासों से देश में स्वस्थ हो चुके कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कल लगातार दूसरे दिन एक ही दिन में कोविड-19 से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में बड़ी तेजी दर्ज की गई। गुरुवार को जारी आंकड़ों में एक दिन में 29,557 कोरोना मरीजों के ठीक होने का अब तक का सबसे ऊंचा आंकड़ा दर्ज किया गया। देश भर में अब तक 7,80,000 से अधिक कोविड मरीज स्वस्थ हो चुके हैं और रिकवरी दर 63.18% हो गई है। साथ ही सक्रिय और स्वस्थ मरीजों के बीच का अंतर भी लगातार बढ़ रहा है। स्वस्थ हो चुके कोरोना मरीजों की लगातार बढ़ती संख्या ने सक्रिय मामलों के साथ अंतर को 3,56,000 से ज्यादा कर दिया है। जांच के काम में भी लगातार तेजी लाई जा रही है और अब तक 1.5 करोड़ से ज्यादा कोरोना नमूनों की जांच की जा चुकी है। दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामलों में कमी देखने को मिल रही है। ये सिलसिला गुरुवार को भी जारी रहा। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,041 नए मामले सामने आए हैं। नए मामलों के बाद दिल्ली में संक्रमितों की कुल संख्या 1,27,364 हो गई है। वहीं इस दौरान ठीक होने वालों की संख्या 1,415 रही। अब तक 1,09,065 लोग इलाज के बाद पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। यहाँ पर कोरोना मरीजों की रिकवरी रेट 85.63% है। राष्ट्रीय राजधानी में अभी तक 8,89,557 सैंपल्स की जांच हो चुकी है। साथ ही महाराष्ट्र में कोरोना का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। राज्य में कल 9,895 नए मामले सामने आए। राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 3,47,502 हो गई है। इनमें 1,94,253 लोग ठीक हो चुके हैं। इस बीच महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने फिर 3 महीने के लिए मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव स्थगित करने का फैसला किया है। नगर पालिका के नियमों के मुताबिक 1 मई से पहले चुनाव होने थे, लेकिन कोरोना के कारण इसे 27 अप्रैल 2020 को 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया था। सरकार ने कोविड महामारी को देखते हुए प्री प्राइमरी के स्टैंडर्ड 1 और 2 के छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाओं की अनुमति दे दी है। वहीं बाकी राज्यों के हाल पर नजर डालें तो उत्तर प्रदेश ने प्रतिदिन 55,000 कोविड टेस्ट किए जाने की क्षमता हासिल कर ली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में प्रतिदिन होने वाले टेस्ट की संख्या और बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए आज रात 8 बजे से लॉकडाउन लागू कर दिया जाएगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की आगामी परीक्षा स्थगित कर दी गई है। केरल कैबिनेट ने 27 जुलाई को शुरू होने वाले विधानसभा सत्र को रद्द करने का फैसला किया है। वहीं राज्य में पूर्ण लॉकडाउन लगाने को लेकर भी सरकार विचार कर रही है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोविड-19 को लेकर पंजाब में नए दिशा निर्देश घोषित कर दिए हैं। अब राज्य में होम क्वारंटीन का उल्लंघन करने वाले मरीजों पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने वाले और तयशुदा संख्या से अधिक जलसा करने वालों पर 10,000 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा।
कोरोना वायरस संक्रमण पर अंकुश लगाने को लेकर झारखंड विधानसभा सचिवालय को 27 जुलाई तक के लिए सील कर दिया गया है। सील बंद अवधि के दौरान आवश्यक शाखा के अधिकारियों कर्मचारियों को सभा सचिवालय भवन को सैनिटाइज करने का निर्देश दिया गया है। जम्मू कश्मीर में कश्मीर घाटी के ज्यादातर हिस्सों में फिर लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। इससे पहले प्रशासन ने पूरी घाटी में बांदीपुरा जिले को छोड़कर लॉकडाउन लगाने की घोषणा की थी। प्रशासन ने यह फैसला कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए लिया है। मेघालय सरकार ने कोविड-19 के संबंध में निगरानी तेज करने के लिए राज्य में प्रवेश के सभी बिंदुओं को आज से 31 जुलाई तक बंद करने का फैसला किया है। दुनिया भर में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। विश्व में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या अब 1,54,35,000 के पार हो चुकी है, जबकि 6,31,600 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कोरोना मामलों में पहले नंबर पर अमेरिका है। यहां अब तक 40,32,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं और 1,44,000 से ज्यादा की मौत हो चुकी है। दूसरे नंबर पर ब्राजील है। ब्राजील में अब तक 22,87,400 से ज्यादा लोग महामारी की चपेट में आ चुके हैं। साथ ही देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 84,000 से ज्यादा हो चुकी है। इसके अलावा कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दक्षिण अफ्रीका में स्कूल कॉलेज 4 हफ्ते के लिए बंद कर दिए गए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि कोविड-19 के कारण सभी देश प्रभावित हुए हैं, फिर भी अपेक्षाकृत छोटे देशों के समूहों में ये मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। साथ ही विश्व स्तर पर 2/3 मामले करीब 10 देशों से हैं और अब तक रिपोर्ट किए गए सभी मामलों में से लगभग आधे सिर्फ 3 देशों के हैं। बात कुछ और अहम खबरों की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में गुरुवार को रेहड़ी पटरी लगाने वाले छोटे कारोबारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए मंत्रियों के एक समूह की बैठक हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना की प्रगति की समीक्षा की गई। ये योजना पिछले महीने शहरी विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, हरदीप सिंह पुरी, रामविलास पासवान और रविशंकर प्रसाद भी मौजूद रहे। केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री निर्मला सीतारमण ने रियल एस्टेट में निवेश को बढ़ावा देने के लिए बंद पड़े 60,000 घरों में शामिल 81 हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में 8,767 करोड़ रुपए देने को मंजूरी दी है। वित्त मंत्रालय के सचिवों और भारतीय स्टेट बैंक, SBI कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड और SBBAPS वेंचर्स लिमिटेड के वरिष्ठ प्रबंधन दल के साथ अफोर्डेबल और मिड इनकम हाउसिंग के लिए विशेष विंडो के प्रदर्शन की समीक्षा बैठक के बाद वित्त मंत्री ने इसकी घोषणा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 7 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का चयन करते हुए उनको कैपेक्स लक्ष्य का 50% सितंबर तिमाही के अंत तक प्राप्त करने के लिए खर्च में तेजी लाने के लिए कहा है। इन सार्वजनिक उपक्रमों ने पहली तिमाही में वार्षिक कैपेक्स लक्ष्य का केवल 14% ही हासिल किया था। वित्त मंत्री ने केंद्रीय उपक्रमों के CMD के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में ये बात कही है। भारतीय अर्थव्यवस्था को तेजी देने में CPSC की महत्वपूर्ण भूमिका का जिक्र करते हुए वित्त मंत्री ने इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए बेहतर प्रदर्शन करने के लिए CPSC को प्रोत्साहित किया। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों की 10वीं व्यापार मंत्री स्तरीय बैठक में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी देशों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में पारदर्शिता और विश्वास पर बल देना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कोविड-19 से निपटने के लिए व्यापार में आ रही बाधाओं को दूर करना जरूरी है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि विश्व व्यापार संगठन में बहुस्तरीय व्यापार प्रणाली स्थापित करने पर बल देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में पारदर्शिता जरूरी है, जिससे उत्पादों की गुणवत्ता और बाजार तक पहुंच सुनिश्चित की जा सके। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कोरोना महामारी संकट को देखते हुए NIT और केंद्र से सहायता प्राप्त टेक्निकल संस्थानों में प्रवेश के लिए नियमों में बदलाव किया है। मंत्रालय ने प्रक्रिया को छात्रों के लिए सरल बनाया है। इसके लिए 12वीं में 75% अंकों की बाध्यता नहीं रहेगी। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी। वहीं UGC की तरफ से कहा गया है कि 51 केंद्रीय विश्वविद्यालयों, 355 राज्य विश्वविद्यालयों, 291 निजी विश्वविद्यालयों और 121 डीम्ड विश्वविद्यालयों समेत कुल 818 विश्वविद्यालयों से परीक्षाओं के आयोजन को लेकर प्रतिक्रियाएं मिल चुकी हैं। इनमें से 603 ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिन्होंने या तो परीक्षाएं आयोजित कर ली हैं या आयोजन की तैयारी कर रहे हैं। ये परीक्षाएं ऑनलाइन या ऑफलाइन या दोनों माध्यमों से ली गई हैं या लिए जाने की योजना है। 209 विश्वविद्यालयों ने ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यमों के जरिए परीक्षा आयोजित कर ली है, जबकि 394 विश्वविद्यालय अगस्त या सितंबर में परीक्षा आयोजित करने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं भारत, बांग्लादेश और नेपाल समेत दुनिया के 13 देशों में पहले इंडिया सेट एग्जाम आयोजित किए गए। ये टेस्ट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA ने आयोजित किए, जिसमें 13 देशों के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया।
ये टेस्ट भारतीय शिक्षण संस्थानों में एडमिशन और स्कॉलरशिप हासिल करने में मददगार साबित होगा। ये पहला मौका है जब इस तरह के टेस्ट का आयोजन किया गया। टेस्ट पूरी तरह ऑनलाइन माध्यम से लिया गया। चुनाव आयोग ने कोविड-19 महामारी और बाढ़ के हालात का जिक्र करते हुए लोकसभा की 1 और विधानसभा की 7 सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव को फिलहाल टाल दिया है। आयोग इन उपचुनाव के संभावित कार्यक्रम पर चर्चा करने के लिए आज बैठक करेगा। जिन राज्यों में उपचुनाव टाले गए हैं उनमें बिहार में वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 2-2 सीटें, असम, मध्य प्रदेश और केरल में विधानसभा की 1-1 सीट शामिल है। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और 18 अन्य विधायकों की विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराने को चुनौती देने वाली याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट आज फैसला सुना सकता है। विधानसभा अध्यक्ष की ओर से अयोग्य करार देने संबंधी नोटिस को सचिन पायलट और 18 अन्य विधायकों ने चुनौती दी थी। इन बागी विधायकों ने पिछले सप्ताह हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करके विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी के अयोग्यता नोटिस को चुनौती दी थी। दोनों पक्षों की जिरह और दलीलों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने 24 जुलाई तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया था। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों पर प्रकाशित होने वाली स्वास्थ्य से संबंधित चेतावनी में संशोधन करते हुए नई अधिसूचना जारी की है। मंत्रालय ने साथ ही चेतावनी से संबंधित 2 नई तस्वीरें भी जारी की हैं। मौजूदा चेतावनी 30 नवंबर 2020 तक के लिए वैध है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद कानून 2008 में संशोधन किया गया है। नए संशोधन 1 दिसंबर 2020 से प्रभावी होंगे। और अब बात मौसम की। असम और मेघालय समेत पूर्वोत्तर के कई राज्यों में बाढ़ से बुरा हाल है। असम में बाढ़ से 30 जिलों में करीब 56 लाख लोग पीड़ित हैं। राज्य में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 16 टीमें तैनात की गई हैं। बिहार के 10 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। 4 लाख से ज्यादा आबादी बाढ़ से प्रभावित है। बिहार में मुख्य नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। प्रदेश में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 21 टीमें तैनात की गई हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने बिहार और असम में बाढ़ से हुए लोगों की मौत पर गहरा दुख जताया है। उपराष्ट्रपति ने ट्वीट करके कहा है कि बिहार और असम में आपदा प्रबंधन के तहत पीड़ित लोगों को जरूरी मदद पहुंचाई जा रही है। वहीं संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनिसेफ ने कहा है कि भारत में हाल ही में आई बाढ़ के कारण लगभग 24 लाख बच्चे प्रभावित हुए हैं। संस्था ने कहा है कि बाढ़ से उपजी चुनौतियों का सामना करने के लिए त्वरित सहायता, अतिरिक्त संसाधनों और नए उपाय की जरूरत है। बिहार, असम, ओडिशा, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में 60 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। इजाजत दीजिए और अपना अच्छे से ख्याल रखिए। नमस्कार।